नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत मैं अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए मोहन राकेश जी की लिखी हुई कहानी उसकी रोटी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी उसकी रोटी। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती थी। नकोदर रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहां की जमीन भी बंजर और ओबड़ खाबड़ थी। खेत वहां से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था। फसल कटने के बाद सिर्फ जमीन की गोड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नजर आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहां बालो खड़ी थी वहां से थोड़े फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के 2 बड़े बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँग रहा था। ऊँग में वह आगे को गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता, फिर आसपास के वातावरण पर एक उदास सी नजर डालकर और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर वैसे ही ऊँगने लगता। एक तरफ 2.5-3 फुट में खोखे की छाया फैली थी और एक भिखमंगा जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी खोखे से टेक लगाए ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नजर भी बालों के हाथों की तरफ थी। बालों ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वह उसे बद नजर से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वह अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वह अब बस इस इंतजार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वह उसे रोटी दे दे। वे जानती थी कि उसके वक्त पर न पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जालंधर से चलकर 2 बजे वहां आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वह उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही देती थी, जो वे आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिन यही सिलसिला चलता था। बालो 1-1:15 बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देरी हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने बस को वहां रोके रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वह सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं है कि उसके इंतजार में बस खड़ी रखा करे। वे चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती, मगर आज वे 2-4 मिनट की नहीं 2-2.5 घंटे की देर से आई थी, ये जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। वे अपनी बेचैनी में घर से चलती थी। उसे जैसे लग रहा था कि वह जितना वक्त सड़क के किनारे इंतजार करने में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराजगी उतनी ही कम हो जाएगी। ये तो निश्चित ही था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी, मगर उसे रात की रोटी देना जरूरी था और साथ ही वे सारी बात बताना भी जिसकी वजह से उसे देर हुई थी। वे पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से बात किस तरह कही जाए कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और खामखा तैश में भी ना आए। वे जानती थी कि सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और साथ ही ये भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वह बगैर गड़ासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी। पिछले साल वह साथ के गांव के एक मेहरी को भगा कर ले गया था और न जाने कहां ले जाकर बेच आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ था तो उसे उसने कत्ल करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे, मगर उसे बिगाड़ नहीं रखते थे। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वह यूं भी जिंदा से तिगुनी उम्र का था और अभी साल भर पहले तक उसे बेटी बेटी कहकर बुलाया करता था, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने खेत से आती जिंदा का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदा को नंती के यहाँ से उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था
और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर थे। मैं आटा गूंथ कर इंतजार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए तो वह जल्दी से रोटियां सेक ले, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदा आई तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था। जब तक जिंदा नहीं आई थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया। क्या हुआ है जिंदो, ऐसी क्यों हो रही है? उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। जिंदा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सिर डालकर रोने लगी। कसम खानी, कुछ बताएगी भी? क्या बात हुई है? जिंदा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की तेज आवाज आई। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? उसने अब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तू मुझे उपले फुपले लेने मत भेजा कर। जिंदा रोने के बीच उखड़ी उखड़ी आवाज में बोली। मैं आज से घर से बाहर ले जाऊंगी। मुआ जंगी आज मुझसे कहता था। और गला रूंग जाने से वे आगे कुछ नहीं कह सकी। क्या कहता था जंगी तुझसे? बता, बोल। वह जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोली। कसम खानी, अब बोलती क्यों नहीं? वह कहता था। जिंदा सिसकती रही। चल जिंदा, अंदर चलकर शरबत पी ले, आज तो बहुत सोहनी लग रही है। मुआ कमजात, वह सहसा उबल पड़ी। मुए को अपनी माँ रंडी नहीं सुहानी लगती? मुए की नजर में कीड़े पड़े निपुते। तेरे घर में लड़की होती तो उससे बड़ी होती, तेरे दीदे फूटे। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा चाचा मुझे प्यास नहीं है। जिंदा कुछ समझने लगी। फिर कहने लगा प्यास नहीं है तो भी घूट पी लेना, चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़ कर खींचने लगा। हाय रे मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे, आने दे सुच्चा सिंह को। मैं तेरी बोटी बोटी ना नुचवाऊं तो कहना जल मरे, तू सोया सो हो जाए। हाँ फिर? मैं बाहर छुड़ाने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ से उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बाहर छुड़ाकर भाग आई। उसने ध्यान से जिंदा को सिर से पैर तक देखा और फिर अपने साथ सटा लिया। और तो नहीं कुछ कहा उसने। जब मैं थोड़ी दूर निकल आई तो पीछे से ही करके बोला। बेटी तू बुरा तो नहीं मान गई? अपने उपले तो उठाकर ले जा, मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तो इतना भी नहीं समझती। चल इधर आ, नहीं आती तो मैं आज तेरे घर जाकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा। जिंदा बहुत गुस्ताख हो गई है, कहा नहीं मानती। मगर मैंने उसे ना जवाब दिया ना मुड़कर उसकी तरफ देखा, सीधी घर चली आई। अच्छा किया, मैं मुंह की हड्डी पसली एक कराकर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे ये नहीं पता कि जिंदा सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है। जरा सोच समझ कर हाथ लगाऊं। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, वहां तुझे और किसी ने तो नहीं देखा? नहीं, खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे रघु चाचा बैठा था। उसे देखकर पूछा कि बेटी इस वक्त धूप में कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लेने गई थी। अच्छा किया, मुआ जंगी तो सौदा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी इज्जत जाएगी। उस सिर जले का क्या किया जाना है, लोगों को तो करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफ़ी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बच चुके हैं और वह दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पचा सकती। इसलिए वो रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उसे ये नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे थे। वे चलने के लिए तैयार हो गई। बहन तू कब तक आएगी? जिंदा ने पूछा। दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है? वे दिखावटी साहस के साथ बोली। किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो वैसे कच्चा ही नहीं चबा जाएगा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सांझ से पहले घर आ पहुंचूंगी। तू ऐसा करना कि अंदर से सांकल लगा लेना, समझी? कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। फिर उसने जरा धीमे स्वर में कहा, और अगर जंगी आ जाए और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है तो कहना कि सच्चा सिंह को बुलाने गई है, समझी? पर नहीं, तो उसे कुछ नहीं कहना, अंदर से जवाब ही नहीं देना, समझी? वह दहलीज के पास पहुंची तो जिंदा ने पीछे से कहा, बहन मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हुई है? उसने उसे प्यार के साथ झड़क दिया। 7 गांव है, फिर डर किस बात का है? और तू अब भी मुटियार है।
इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदा को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वे चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी से आ जाए, जिससे वह रोटी देकर झटपट जिंदा के पास वापस पहुंच जाए। वीरा, 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? उसने भिकमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अब भी उसके हाथ की रोटी पर लगी थी। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से काफी लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख्ते के नीचे पानी को मुंह लगाकर अब आसपास चक्कर काट रहा था। पता नहीं भेड़ा, भिकमंगे ने कहा। कई बसें आती हैं, कई जाती हैं, यहाँ कौन घड़ी का हिसाब है? बालो चुप हो रही। एक बस अभी थोड़ी देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लग रहा था कि धूल के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती हैं। कैसी होंगी वे दुनियाएं, जहां बड़े-बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखेल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि वे एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि उसे वे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट कर जवाब दिया था, क्यों? तेरे पढ़ निकल आए हैं, घर में चैन नहीं पड़ता। सुच्चा सिंह वह मर्द नहीं है कि औरत की बांह पकड़कर उसे सड़कों पर घुमाता फिरे। घूमने का ऐसे शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से तुझे खुली छूटी है। उस दिन के बाद वह ये बात जबान पर नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वह उसे गालियां देता था, मार पीट लेता था, फिर भी उसे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपए दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी वह उसे अपनी घरवाली तो समझता था। जबान का कड़वा भले ही हो, पर सुच्चा सिंह दिल का बुरा हरगिज नहीं था। वह उसकी जिंदा को घर में रख लेने पर अक्सर कूड़ा करता था, मगर पिछले महीने खुद ही जिंदा के लिए कांच की चूड़ियां और 2.5 गज मलमल लाकर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती आकाश के छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालों ने दूर से पहचान लिया कि वह सुच्चा सिंह की बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वह उत्सुक आंखों से उस तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम की गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने जोर से दरवाजा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था, उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्लू से 2 लोटे पानी पीकर मुझे साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? बालों ने 2 कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछ लिया। घंटे के बाद बस ही चलती है माई, वह बोला। तुझे कहाँ जाना है? जाना नहीं है वीरा, बस का इंतजार करना है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घर वाला है, उसे रोटी देनी है। ओह, सुच्चा सिंह? और उस आदमी के होठों पर खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू उसे जानता है? उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। बालों को उसका कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वे खुद जानती थी, उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे पसंद नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वे उसके आदमी के बारे में इस तरह बात करें। सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वे आदमी बोला। हाँ, इसके बाद अब उसी की बस आएगी। बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है। चल वीरा, अपने रास्ते चल, बालों चिढ़कर बोली। वह क्यों इंतजार कराएगा? मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी, जिससे बस निकल गई। वह बेचारा सुबेरे से भूखा बैठा होगा। भूखा? कौन? सुच्चा सिंह? और वह व्यक्ति दांत निकालकर हंस दिया। बालों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साईं सच्चे कहकर उस आदमी ने अपना गट्ठा सिर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों का दाईं टांग सो गई थी। उसने भात दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी। ना जाने कितनी देर बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियां दुखने लगी थी। बस को देखकर वे पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वे रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई, जिससे वे रात तक कुछ और ताजा रहती। सुच्चा सिंह को काढ़ा प्रसाद का इतना शौक है, उसे क्यों ये ध्यान नहीं आया कि आज थोड़ा काढ़ा प्रसाद ही बनाकर ले आए। खैर, कल गुरु पर्व है, कल जरूर काढ़ा प्रसाद बनाकर लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकी छोड़ती हुई बस पास आती आ रही थी। बालों ने 20 गज दूर से सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वह उससे बहुत नाराज है।
उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थी और निचले होंठ का कोना दांतों में चला गया था। बालों ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे जाकर रुकी। दो एक लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालों तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा सिंह, उसने हाथ ऊंचा उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा, रोटी ले ले। हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, एक मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले। आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं तो मैं बक नहीं। हट जा यहाँ से, कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहां का सारा सामान उतर गया है या नहीं। बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूँ, कंडक्टर ने छत से आवाज दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बालों ने मिन्नत के लहजे से कहा। तू नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने फिर कंडक्टर से पूछा। हाँ चलो, पीछे से कंडक्टर की आवाज आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज हो ले, पर रोटी तो रख ले। तो मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा कर दिया। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिन ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एकाध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता था। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पंगड़ियां दिखाई देने लगी थीं। बालों ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटा मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई। वे जानती थी अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक उसे इंतजार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि उतरकर उसकी बात सुन लेता। उधर घर में जिंदा अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से आ गया तो? सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वे आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वे बाहर कहीं ना कहीं खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेजा भी तो नहीं है। उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। वे थोड़ी और मिन्नत करती तो वे जरूर मान जाता। पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिकमंगा भी ना जाने कब का उठकर चला गया था। हाँ, कुत्ता अभी भी वहां पास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ती चिड़ियों के झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत पर कोई गबरू जवान खुले गले से माहिया गा रहा था। बोलना दी था कोयना, जियणा सोनू ताले दिता, उस रोग दा ना कोयना। माहिया की वेले बालों की रग रग में बसी थी। बचपन में गर्मियों की शाम को वे अपने बच्चों के साथ मिलकर रहट के पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी। तब तो माहिया की लय भी इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के झुटपुटे के साथ उस लय का एक खास ही संबंध था। फिर ज्यों ज्यों वे बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ उस लय का संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव का एक युवक लाली था जो बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पर हाथ रखकर गाती सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वे देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती थी। फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि अब वे बड़ी हो गई है, उसे इस तरह देर देर तक पीपल के पास नहीं खड़ा रहना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गीत गाती रही। गाते गाते पारो का गला रह गया था। फिर भी वह ढोलक छोड़ने के बाद उसे बाहों में लिए हुए गाती रही थी। बीबी चढ़ना दे होले, होले क्यों खड़ी, ली लाड़ो क्यों खड़ी, मैं तो खड़ा सा बावल जी दे बार, मैं कड़ियाँ कांवार, बावल वर लोड़िए, नी जाइए किहो जिया वह लीजिए, जियो तरियाज विचो चंद, चंदा विचो नंद, नंदा विचो काना कन्हैया वर लीड़िए। वह नहीं जानती थी कि इसका वर कौन है, कैसा है। फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर की सूरत शक्ल ठीक वैसी ही होगी जैसी कि गीत की कड़ियां सुनकर सामने आती हैं। सुहाग रात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखकर लगा कि वह सचमुच बिल्कुल वैसे ही काना कन्हैया वर पा गई है। सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी ऊंची की तो न जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर पैरों के नाखूनों में जा समाई। उसे लगा कि जिंदगी न जाने ऐसी कितनी सिरनों से भरी होगी जिन्हें वे रोज रोज महसूस करेगी और अपनी याद में संजो कर रखती जाएगी। तू हीरे की कणी है, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने उसे बाहों में भरकर कहा था।
उसका मन हुआ था कि कहे, ये हीरे की कड़ी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वे शर्मा कर चुप रह गई थी। माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा। यहाँ खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते हुए उसके पास आकर रुक कर कहा। वीरा, ये बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौटकर आ जाएगी ना? बालों ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब तक आए, तो उतनी देर यहाँ खड़ी रहेगी? वीरा, उसकी रोटी जो देनी है, उसे रोटी लेनी होती तो लेना लेता। उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा, खड़ी रह, तेरी मर्जी, बस 9 से पहले क्या आएगी? चल, अब जब भी आए। प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय खुद ब खुद हो गया, जो वह अब तक नहीं कर पाई थी कि उसे बस के जालंधर से लौटने तक वहां रुकी रहना है। जिंदा थोड़ी डरेगी, इतना ही तो ना। जंगी को अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज है। दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नजर रखना मामूली बात नहीं है। सुच्चा सिंह को पता चल जाए तो वैसे केशव से पकड़कर सारे गांव में नहीं घसीट देगा, मगर सुच्चा सिंह को ये बात ना बताना ही शायद बेहतर होगा। क्या पता इतनी सी बात से दोनों में सिर फुटफल हो जाए। सुच्चा सिंह पहली घर के झंडों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने बात नहीं सुनी। वह तो अभी कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वह सचमुच ना आया तो, और अगर उसने गुस्से होकर घर आना बिल्कुल छोड़ दिया तो? नहीं, वैसे कभी कोई परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर की परेशानियां वे खुद संभाल सकती है। वह जरा सा सिहर गई। गांव का लोटो सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वह टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी। अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। वे बार बार कोशिश से आंखें खोलकर उन्हें दूर तक अंधेरे और उन काली छायाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा सी भी आवाज होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वह सतर्क हो जाती, मगर बत्तियों की रोशनी न दिखाई देने से वे एक ठंडी सांस भर फिर से निढाल हो जाती। दो एक बार मुंदी हुई आंखों से जैसे बस की बत्तियां अपनी ओर आती देखकर वह चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। फिर उसे लगने लगा कि वे घर में है और कोई जोर जोर से घर का किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहम कर बैठी है। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है। रहट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहिया गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज ढके ले रही है। वह अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें बूंद भी पानी नहीं है। वे बार बार लोटा मटके में डालती है, पर उसे खाली पाकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में बिवाइयां फूट रही हैं। वह हाथ की उंगलियों से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते तेल सूखता जाता है। जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है, कह रही है, तू मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरा परांदा कहाँ गया? मेरा परांदा किसने ले लिया? सहसा कंधे पर हाथ के छूने से वे चौंक गई। सुच्चा सिंह, उसे जल्दी से आंखों का मल लिया। तू अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँग रहा था। मैंने सोचा रोटी देकर ही जाऊंगी, बैठी बैठी झपकी आ गई। तुझे आए बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है। मैंने तुझे दूर से देख लिया था। तू इतनी पागल है कि तब से अब तक रोटी देने के लिए यहीं बैठी है। क्या करती? तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा। और उसने पल के झपक कर अपने उमड़ते आंसू को सुखा देने की कोशिश की। अच्छा, ला दे रोटी और घर जा। जिंदा वहां अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बांह थपथपा दी और उठ खड़ा हुआ।
रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वह उचक कर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वह जैसे डरते डरते बोली, सुच्चा सिंह, तुम मंगल को घर आएगा ना? हाँ आऊँगा। तुझे शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। बस घर घर आने लगी तो वे 2 कदम पीछे हट गए। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मूंछ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, तू उस वक्त क्या बात बताना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, मंगल को घर आएगा ही। अच्छा, अब जल्दी से चली जा, देर ना कर, 1 मील बाट है। सुच्चा सिंह, कल गुरु पर्व है, कल मैं तेरे लिए कढ़ा प्रसाद बनाकर लाऊंगी। अच्छा अच्छा। बस चल दी। बालों पहियों की धूल में घिर गई। धूल साफ होने पर उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गई। धन्यवाद। तो आपको कैसी लगी मोहन राकेश जी की कहानी उसकी रोटी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।